अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ यू गाइस? ओके जी। आउच। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है IAS 40। इस टॉपिक पे आज बात करते हैं, इस स्टैंडर्ड के ऊपर बात करेंगे हम लोग, जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। बिफोर आई स्टार्ट आई विल एक्सप्लेन यू समथिंग। इसी लेक्चर के ऊपर मैंने इंग्लिश में लेक्चर बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आपने इंग्लिश में सुनना है तो यू कैन हैव द सेम लेक्चर इन इंग्लिश। चलें ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉपर्टी आपने आगे रेंट पे दी हुई है, जो आपने आगे दी हुई है और रेंट कमा रहे हो, इससे आप उससे रेंट कमाना चाह रहे हो, तो उस पर आपको कौन सा स्टैंडर्ड लगाना है? IAS 40 लगेगा उसके ऊपर, अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है। ठीक है, जैसे ही है। अगर आप क्या करते हो, आप का बिज़नेस ही यही है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस आपका यही है कि आप प्रॉपर्टी लेते हो, आगे बेच देते हो, फिर से प्रॉपर्टी लेते हो, आगे बेच देते हो, यानी कि आपका रूटीन का बिज़नेस ही यही है। तो फिर आप इसको इन्वेंट्री कंसीडर करोगे, इस बिज़नेस को, इस प्रॉपर्टी को, तो फिर आप IAS 2 लगाओगे उसके ऊपर। उसकी अकाउंटिंग एज़ पर IAS 2 करोगे, जो कि लोअर ऑफ इन्वेंट्री, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV है। अगर आपने रेंट पे देनी है तो IAS 40 लगेगा उस पर। अगर आपका बिज़नेस ये है कि आप कंस्ट्रक्शन करते हो, अगर आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्टिंग अ प्रॉपर्टी फॉर थर्ड पार्टी, आप किसी और के लिए बिल्डिंग बना रहे हो, किसी और पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए आप बिल्डिंग बना रहे हो। इसका मतलब है बिल्डिंग आपने बना के उसको देनी है, तो फिर आप अपना जो रेवेन्यू बुक करोगे वो IFRS 15 के तहत बुक करोगे, यानी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होएगा वो IFRS 15 के मुताबिक होएगा रेवेन्यू के लिए। यहाँ फिर आप क्या कर रहे हो, अब कंस्ट्रक्टिंग अ प्रॉपर्टी फॉर फ्यूचर बिजनेस यूज़। अब ये देखो, आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर बिजनेस यूज़। आप ऐसी प्रॉपर्टी बना रहे हो जो आपने अपने बिजनेस के लिए रखनी है, आप अपने पास रखोगे, इस पर आप अपना बिजनेस करोगे, तो इसके फिर आप IAS 16 लगाओगे ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ क्या कर रहे हो, आप ऐसी प्रॉपर्टी बना रहे हो, कंस्ट्रक्टिंग अ प्रॉपर्टी फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ऐसी प्रॉपर्टी बना रहे हो जो फ्यूचर में आपने रेंट पे लगानी है। आप रेंट दोगे, उसे रेंट पे दोगे और रेंट इनकम कमाओगे, रेंटल इनकम कमाओगे, तो ऐसी प्रॉपर्टी पे IAS 40 लगेगा। सपोज आपके पास एक लैंड है, ये आपके पास एक लैंड है, ठीक है, आपके पास ये ज़मीन है और आपको मालूम नहीं है कि फ़्यूचर में आपने क्या यूज़ लेना है इससे, आपको नहीं पता, अभी आपने भी डिसाइड नहीं किया कि यहाँ पे आप इसके ऊपर बिल्डिंग बना के रेंट पे दोगे या अपना बिजनेस अपने पास रखोगे कि क्या करोगे। तो ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड बोलता है कि आप इसे IAS 40 लगाओ इसके ऊपर, इस पर ऐसी बिल्डिंग के ऊपर IAS 40 लगता है। सपोज करें मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसके 2 फ्लोर हैं, फ्लोर 1, ये ज़मीन पे खड़ी है बिल्डिंग, थोड़ी बिल्डिंग टूटी हुई है ठीक है, ये एडवांस्ड बिल्डिंग है, अच्छी वाली बिल्डिंग है, कोई डिज़ाइनिंग, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, उसमें 2 फ्लोर हैं, फ्लोर 1 एंड फ्लोर 2। ये फ्लोर पे मैं अपना बिज़नेस रन करता हूँ, इस पे मैं अपना बिज़नेस चलाता हूँ, और ये मैंने रेंट पे दी हुई है, ऊपर वाला फ्लोर मैंने रेंट पे दिया हुआ है। तो ऐसी बिल्डिंग पे क्या लगेगा स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? ये यहाँ पे IAS 16 लग सकता है और यहाँ पे IAS 40 लगेगा, क्योंकि ये तो रेंटल इनकम कमा रहा हूँ ना, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी ये मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ इस पर, तो इस पर अपना IAS 16 लगेगा। लेकिन स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि आपने किस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे ये प्रॉपर्टी को लेके आना है। ऐसी पे आप अपना अपना सेपरेट लगा सकते हो अगर ये 2 कंडीशन मीट हो जाएं। ये कंडीशंस हैं, अगर ये दोनों कंडीशन मिल जाती हैं, ये दोनों कंडीशन मीट हो जाती हैं, फिर आप दोनों पे अपना अपना स्टैंडर्ड लगाओगे। सोल्ड सेपरेटली, कि आप ये दोनों बिल्डिंग अलग-अलग, आप ये दोनों फ्लोर अलग-अलग बेच सको, और लीज्ड सेपरेटली, दोनों की लीज़ अलग अलग होए और दोनों चीज़ें
दोनों पोर्शन दोनों फ्लोर्स अलग अलग बिक सकते हैं, तो फिर आप इस पर अपना अपना स्टैंडर्ड लगा सकते हो। यानी जो रेंटल इनकम कमाने के लिए लगाई है उस पर आप IS 40 लगा सकते हो, जो अपने बिजनेस में रखा है उस पर IS 16 लगा सकते हो। कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करें आपके पास ये कंपनी, पेरेंट कंपनी, उसके पास बिल्डिंग है या ज़मीन है, वो पहले अपने पास रख रही थी, ठीक है। पहले वो क्या करती थी, उसने सब्सिडरी कंपनी को रेंट पे दे दी, सब्सिडरी कंपनी को इसने रेंट पे दे दी। तो जब रेंटल इनकम कमाएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी इंडिविजुअल बुक में, पेरेंट की इंडिविजुअल बुक में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ये रेंट कमा रही है, इधर से रेंटल इनकम आ रहा है इधर से इंडिविजुअल बुक में। लेकिन देखें एज अ ग्रुप कंसोलिडेटेड बुक देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन में तो एक ही ग्रुप एक ही है। कंसोलिडेशन में तो हमने ये पढ़ा कि एक ही ग्रुप है, कंसोलिडेशन में हम यही पढ़ते हैं ना कि एक ही ग्रुप है, तो एक ही ग्रुप पे ये पूरा IS 16 लगेगा, क्योंकि ये एक ही अपनी ग्रुप के अंदर की है ना प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल बुक में कंपनी लगाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और एस कंपनी जो है वो इंडिविजुअल बुक में IS 16 लगाएगी। लेकिन इंडिविजुअली देखा जाए, अगर आप पूरा का पूरा एज अ ग्रुप देखें, तो ग्रुप में तो आपको आप ही के अंदर ही है ना। ये आप ऐसा समझ लो कि आपने अपनी शर्ट की पॉकेट से पैसे निकाल के आपने पैंट की जेब में रख लिए, पैसे तो आप ही के पास है ना। सेम गोज़ फॉर दिस। एज अ कंसोलिडेशन में क्या होता है कि आप एज अ ग्रुप देखोगे तो IS 16 लगेगा, एज अ ग्रुप IS 16 लगेगा इस पर, PPE एज कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में IS 16 लगेगा। ये भी लिखा है कंसोलिडेटेड पर्पसेस IS 16। अब आप सपोज करो कि आपके पास एक बिल्डिंग है, ये देखें जैसे ही मैंने ये बनाई हुई है, ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग मैंने खड़ी की हुई है इस पर। तो इस वाले बिल्डिंग में फ्लोर 1 पे सपोज करें ये बिल्डिंग मेरा अपने यूज़ में, ये वाला पार्ट मेरे यूज़ में, इस पर मैं IS 16 लगा रहा हूँ। ये पार्ट मेरा जो है वो IS 40 लगा हुआ है। ये फ्लोर 2 है, इस पर मैं रेंट पे दिया हुआ ही है, तो उधर से मुझे रेंटल इनकम आती है, तो इस पर लगाऊंगा IS 40। इन आप अज्यूम करें कि इन दोनों की सेपरेट कैन बी सोल्ड सेपरेटली एंड लीज्ड सेपरेटली, ये दोनों कंडीशन मीट होगी हुई है। तो इसका मतलब है इंडिविजुअली मैं IS 40 लगा रहा हूँ इस पर, और इस वाले फ्लोर पे IS 16 लगा रहा हूँ। अब आप देखें कि जी आपके पास एक ऐसी लैंड है या बिल्डिंग है कि इसकी आपकी रेंटल इनकम 10,000 आ रही है, और 1 लाख आपकी इनकम आ रही है आपके ऑपरेशन से। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट कहाँ से आ रही है? सिग्निफिकेंट अमाउंट आपकी इनकम जो है आपके बिजनेस से आ रही है, तो इसका मतलब से IS 16 लगेगा, IS 16 लगेगा। क्योंकि एक ऐसी बिल्डिंग है, जैसे आप शॉपिंग मॉल समझ लो। शॉपिंग मॉल में क्या होता है, शॉपिंग मॉल भी मेरा है, उसके अंदर जो दुकानें हैं उधर से मुझे रेंट भी आ रहा है, तो उसी शॉपिंग मॉल में मेरे ऑफिस भी है। तो इस तरह की चीज़ें, अगर मेरे सपोज करें रेंट आ रहा है 10,000, लेकिन उसी बिल्डिंग में उसी शॉपिंग मॉल में मुझे 1 लाख रुपया मेरे अपने ऑफिस से आ रहा है, तो फिर मैं IS 16 लगाऊंगा, जो कि मेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। IS 40 में भी 2 ही मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल है और फेयर वैल्यू मॉडल है, सेम। अगर तो फेयर वैल्यू मॉडल है तो कैसे करते हैं, फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, ऑल चेंजेस टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर इसे डेप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि फेयर वैल्यू है ना, तो डेप्रिशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फेयर वैल्यू में ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन हो जाती है। अगर कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट मॉडल में अगर आप क्या करते हैं, IS 16 की चेंजेस जो भी होती हैं वो किधर जाती हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। PPE की जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाती है, यानी OCI में जाती है। और फेयर वैल्यू ऑफ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो, और IS 40 है, तो आपकी शेयर चेंजेस जो भी होंगी, रिवैल्यूएशन या डी वैल्यू, वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर आपका कॉस्ट मॉडल है और आप IS 40 यूज़ कर रहे हो, तो चेंज द नेम ओनली। आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड का सिर्फ नाम चेंज करना है, बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। IS 16 टू IS 40।
यानी पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा रहे हो। तो अब क्या करोगे, कॉस्ट माइनस टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करोगे और उसके बाद IAS 40 के मुताबिक सर चेंज द नेम ओनली, बाकी सारा कुछ वही है। देखो अभी क्वेश्चन आता है, क्या IAS 16 से IAS 40 में जा सकते हैं या IAS 40 से IAS 16 में जा सकते हैं। यानी कि एग्जांपल क्या है, इस वाली एग्जांपल में क्या है कि जी आपके पास अपने बिज़नेस में रखी हुई थी मैंने प्रॉपर्टी है, मैं उसी में, मेरा ऑफिस था, उसी में मैं अपना काम कर रहा था। अब मैंने उसे ऑफिस को निकाल के मैंने खाली करके आगे रेंट पे दे दिया। अब मेरा चेंज हो गया ना स्टैंडर्ड, पहले मेरा यूज़ कुछ और था, अब मेरा यूज़ रेंटल इनकम कमाने का है, अब मुझे रेंट आएगा उधर से। इसी तरह से पहले मैं क्या करता था, पहले मैं रेंट कमा रहा था, रेंटल इनकम आ रही थी, फिर मैंने इसे चेंज करके अपना बिज़नेस कर लिया, अपना ऑफिस डाल लिया, माई ऑफिस, स्टार्ट माई ओन ऑफिस, ये लिख लेता हूँ, स्टार्ट माई ओन ऑफिस। तो जब मैंने अपना स्टार्ट कर दिया ऑफिस, मैंने टेनेंट को निकाल दिया, मुझे रेंटल इनकम तो नहीं आएगा ना, अब जो भी आएगा वो मेरे अपने बिज़नेस से पैसा आएगा। यानी मैं IAS 40 से चेंज करके IAS 16 में आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम लोगों ने पढ़ा है IAS 40 में कॉस्ट मॉडल है और फेयर वैल्यू मॉडल है। अभी देखो कॉस्ट मॉडल है ये और फेयर वैल्यू मॉडल है। क्या हम लोग मॉडल चेंज कर सकते हैं? क्या हम लोग कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जा सकते हैं? यस, इट इज़ अलाउड, अलाउड है, लेकिन उसकी कंडीशन है, इफ़ डैट चेंज इंक्रीजेस रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले आप कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे थे, फिर आप फेयर वैल्यू पे आ गए, यानी कि इंक्रीज़ होएगी ना, आपकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, तो फिर आप ये कर सकते हो, चेंज अलाउड है। अगर आप ये बोलो कि फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल में आ रहे हो, तो फिर इतनी रिलायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, इतनी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होएगी, तो लेकिन आपको फिर ऑडिटर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि क्यों आप कॉस्ट मॉडल पे वापस आ रहे हो। कॉस्ट मॉडल तो पुराना मॉडल है ना, फेयर वैल्यू तो न्यू है। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है इस्लामाबाद में या फिर लंदन में अच्छी जगह पे, और सेम प्रॉपर्टी आपकी छोटे से गांव में जैसे उकाड़ा में या फिर छोटे से शहर में मैनचेस्टर में, तो आप क्या करते हो, कंपनी वाले क्या करते थे, लिक्विडिटी रेशो को बढ़ाने या कम करने के लिए पहले क्या करते थे कि अच्छी अच्छी जगहों पे IAS 16 लगा दिया या फिर IAS 40 लगा दिया, और फिर जो कम जगह हैं उधर IAS 40 लगा दिया या IAS 16, इस तरह से चेंज करके अपने लिक्विडिटी रेशो को चेंज करते थे वो। फिर स्टैंडर्ड ने आके बोला कि नहीं, चेरी पिकिंग नहीं करेंगे हम, कि आप चेरी पिकिंग अलाउड नहीं है। तो आप क्या करो, आपने एक प्रॉपर्टी पे लगाई है ना, तो उसी की तरह की सभी प्रॉपर्टी पे वही लॉ लगेगा, वही स्टैंडर्ड लगेगा। अगर आपने कॉस्ट मॉडल चूज़ किया, ठीक है, अगर आपके पास सपोज करें कुछ कंपनी अच्छे शहरों में, यानी इन जगह पे वो क्या करते थे कि वो फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करते थे, और इन जगहों के ऊपर कॉस्ट मॉडल यूज़ करते थे, आपके प्रॉफिट, आपकी लिक्विडिटी रेशो आपकी सारी अच्छी रहती थी। तो इस्लामाबाद या लंदन में जगह लोगे तो वो ज़्यादा प्राइस से बढ़ेगी, मैनचेस्टर में या उकाड़ा में जगह लोगे तो कम प्राइस से बढ़ेगी, तो फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करते थे। तो फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करते थे अच्छी अच्छी जगहों के लिए, और कॉस्ट मॉडल यूज़ करते थे थोड़ी सी छोटी जगह के ऊपर। फिर स्टैंडर्ड ने बोला कि नहीं, अगर आपने कॉस्ट मॉडल यूज़ करना है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे होनी चाहिए, अगर फेयर वैल्यू यूज़ करना है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे यूज़ करो। अब हम कोई एक क्वेश्चन करते हैं, ये देखें, ये क्वेश्चन है, हम लोग क्या करें, इफ़ कॉस्ट मॉडल इज़ यूज्ड इन IAS 40, हम लोग क्या कर रहे हैं, IAS 40 से पहले हम लोग IAS 40 यूज़ कर रहे थे, अब IAS 16 पे जा रहे हैं, अब चेंज करने लगे हैं, ये क्वेश्चन हम लोग करने लगे हैं। ठीक है, ईयर 0 यानी कि 1 जनवरी X9 को आपके पास कॉस्ट है 1000, लाइफ उसकी है 10 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, 1000 ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइफ, डेप्रिसिएशन आ गई 100, ये देखें, ये लिखी हुई डेप्रिसिएशन 100 आ गई 1 साल की। तो ये कॉस्ट थी माइनस 100 डेप्रिसिएशन लेस की, तो नेट बुक वैल्यू आ गई 900। ठीक है, ये आ गई आपकी नेट बुक वैल्यू। अब आप एंट्री क्या बनाओगे इसकी, आप क्या कर रहे हो, आप 40 से 16 पे जा रहे हो,
40 से 16 पे जा रही है और आपने कॉस्ट मॉडल है आपका। आप क्या करोगे, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लेस करोगे और बाद में क्या करोगे, जस्ट चेंज द नेम। सर चेंज करेंगे नेम को। पहले क्या था, प्रॉपर्टी, पहले हम लोग IS 40 यूज़ कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डी रिकग्नाइज कर देंगे और IS 16 जो है वो PPE का है तो PPE को इंक्रीज़ कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री क्या बनाएंगे, PPE 900 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कर देंगे, बस ये एंट्री करेंगे। उसके बाद आपका जो भी एसेट होएगा वो 900 से यानी PPE से ही एंट्रियाँ बनाएंगे, बस ये एंट्री है। तो आपका ये चेंज हो जाएगा। सर जस्ट चेंज द नेम, प्रोसीजर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब कुछ सेम है, सिर्फ आपने अपना नाम चेंज करना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्लांट एंड इक्विपमेंट लेके आना है बस। एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी आप क्या कर रहे हो, आपके पास फेयर वैल्यू यूज़ कर रहे हो, आप फेयर वैल्यू यूज़ कर रहे थे। आप अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि IS 16 से IS 40 पे जाना है हमने। कंपनी ने पहले अपने पास रखा होता बिजनेस, अब वो कंपनी रेंट पे दे रही है, तो अकाउंटिंग चेंज कैसे करेंगे वो देखना है। हम ये जहन में रखना, फेयर वैल्यू है और दूसरा है कि IS 16 से 40 पे जाना है, 16 से 40 पे जाना है। तो कॉस्ट कितनी है 1000 और लाइफ कितनी है 10 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी सेम 1000 डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स, 100 डेप्रिसिएशन आ गई। ये देखो ये लिखा हुआ डेप्रिसिएशन। अब नेट बुक वैल्यू कितनी होगी, नेट बुक वैल्यू आएगी 100 माइनस 100, 1000 माइनस 100 यानी 900, ये लिखा हुआ है 900। नेट बुक वैल्यू कितनी आई 900। सपोज करें कि इस पॉइंट पे मार्केट वैल्यू होगी 1200। अब इस पॉइंट पे मार्केट वैल्यू होगी 1200 यानी 300 का रीवैल्यूड हो गया, 300 से वैल्यू बढ़ गई। जब 300 से वैल्यू बढ़ेगी तो किस तरह से नोट करेंगे, हम लोगों ने क्या करना है कि जब रीवैल्यूएशन होए तो न्यू मॉडल से पहले जो भी रीवैल्यूएशन होएगी वो हम लोग पुराने मॉडल से करेंगे, उसके बाद मॉडल चेंज करेंगे। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, पहले क्या यूज़ कर रहे थे हम लोग IS 16 यूज़ कर रहे थे, तो रीवैल्यूएशन जो भी होती थी IS 16 में हम लोग सारा रीवैल्यूएशन गेन में लेके जाते थे। तो सबसे पहले क्या बनेगी एंट्री, PPE कितने से 300 से, रीवैल्यूएशन की एंट्री 300 से बढ़ेगी और रीवैल्यूएशन रिजर्व इस पे ये एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री ये बन गई। उसके बाद दूसरी एंट्री पे हम लोग इसको चेंज कर देंगे, दूसरी एंट्री पे इसका सिर्फ हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज करके नाम चेंज कर देंगे। अभी क्या है, प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले यूज़ हो रहा था IS 16, अब 16 से 40 पे जाना है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकग्नाइज करेंगे यानी कि इसको ज़िंदा करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से, ये देखो ये मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है 1200 से, और PPE को अल्लाह हाफिज़ कर देंगे यानी इस IS 16 को बाय बाय कर देंगे, अल्लाह हाफिज़ कर देंगे कि भाई अब हम लोग ये चेंज नहीं कर रहे हैं। यानी कि अब हम लोगों ने 16 से 40 पे आ गए। अब इसके बाद जो भी गेन हुआ वो किधर जाएगा, वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वो वापस रिजर्व में नहीं जाना। सपोज़ करें अगर आपके पास इसके बाद प्रॉपर्टी यहाँ पे 1200 की थी, यहाँ पे आके 1400 की होगी, तो अब क्या करेंगे, तो अब एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 200 से और क्रेडिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को। इसमें सारा गेन प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इसमें सिर्फ IS 16 में देखो यहाँ का गेन जो है वो किस में गया है, रिज़र्व में, OCI में गया है, और यहाँ का जो भी इंक्रीज़ होएगा या डिक्रीज़ होएगा वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगर आप स्टैंडर्ड चेंज कर रहे हो तो सबसे पहले रीवैल्यूड करो। जैसे यहाँ पे मार्केट वैल्यू होगी 900 से बढ़ के 1200 की होगी यानी 300 से बढ़ गई। जब 300 से यहाँ पे बढ़ी है तो आपने क्या करना है, जब ये 300 से बढ़ेगी तो पहले आपने पुराने ही स्टैंडर्ड के मुताबिक उसे रीवैल्यू करना है, उसके बाद नया स्टैंडर्ड यूज़ करना है।
तो पुराने के मुताबिक हम लोगों ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज़ किया 300 से, फिर रिज़र्व में ले गए। उसके बाद हम लोगों ने ये IS 16 था, अब हम चेंज करके IS 40 पे आ गए। अब ये वाली एंट्री IS 40 की है, ये चेंज किया हमने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, IS 40 से IS 16 पे जा रहे हैं हम लोग, और फेयर वैल्यू है, कॉस्ट वही है 1000 और लाइफ 10 ईयर है, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन IS 40 में डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू पे मैंने बोला था कि कैलकुलेट नहीं करते, फेयर वैल्यू मॉडल है ना, तो क्योंकि डेप्रिसिएशन तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। साल के बाद इसकी फेयर वैल्यू होगी 1200, यानी कि हज़ार से अब 1200 की होगी। इसका मतलब 200 से रीवैल्यूड हो गया, बढ़ गया। अब आपने क्या करना है, पहले आपने इसको IS 16 से पहले इसको रीवैल्यूड करना है पुराने स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए। पहले उसको रीवैल्यू करोगे, तो रीवैल्यू पहले क्या यूज़ कर रहे थे, IS 40 यूज़ कर रहे थे, तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से रीवैल्यूड हुआ 200 से, और इसका जो गेन आता है वो किधर जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये IS 40 था, अब हम चेंज करके IS 16 पे चले जाएंगे। अब हम चेंज कर सकते हैं, फेयर वैल्यू कितनी है 1200। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अल्लाह हाफिज़ कर देंगे, यहाँ पे डेबिट हो रहा था तो इसे क्रेडिट कर देंगे, इसको बाय बाय बोल देंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से 1200 से, और फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ज़िंदा करेंगे, इसको वेलकम करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1200, ये अब आप इसको चेंज कर दिया मॉडल। इसके बाद जो भी चेंज आएगा इसका रीवैल्यूड हुआ, सपोज करें अगले साल ये 1400 की होगी, तो ये फिर किधर जाएगा इसका गेन, ये सारा का सारा जो गेन है वो जाएगा उसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व में, यानी OCI में। इसका बाद जो भी गेन आएगा वो OCI में जाएगा एज पर IAS 16। ठीक है, ये सारा मॉडल है। तो सबसे आसान, स्टैंडर्ड भी बहुत आसान है। आपने बस एक चीज़ रखनी है जहन में कि कौन सा फेयर वैल्यू यूज़ हो रहा है। तो रीवैल्यूएट करने से पहले, रीवैल्यू उसको आगे लाइक न्यू स्टैंडर्ड चलाने से पहले, अकाउंटिंग चेंज करने से पहले आप उसे रीवैल्यू करोगे पुराने स्टैंडर्ड के मुताबिक, उसके बाद इसे कन्वर्ट कर दोगे। ये देखो यहाँ पे IS 40 था, अब हमने IS 16 कर दिया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बाय बाय बोल दिया, अल्लाह हाफिज़ बोल दिया, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ज़िंदा कर दिया, वेलकम कर दिया उसे। बस ये फ़र्क है। ठीक है, इसके बाद जो भी चेंज आएगा इसकी रीवैल्यूएशन में, तो वो सारा का सारा रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं। आप मुझे बोलना, कमेंट कर दो कि इसके बाद कौन सा स्टैंडर्ड के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, tell your friends about my channel. Thank you, bye.